इब्लीस किस्त नंबर 2। वो दरगाह के अंदर बने एक मखसूस कमरे में दाखिल हुई तो बाजू के नीचे तकिया रख कर दीवार से टेक लगाकर बैठे नादिर शाह के जलाल और दबदबे से मुतासिर हुए बना ना रह सकी। नीम तारीख कमरे में एक अजीब सी तेज खुशबू फैली हुई थी जो कि नथनों के जरिए दिमाग तक हुलूल कर रही थी। शायद इसी पर असरार खुशबू का ही असर था कि इस कमरे की फिजा में दाखिल होते ही इस पर गुनूदगी सी तारी होने लगी और यूं लगता था जिसे इसके सारे दुख दर्द कुछ देर के लिए कहीं दबक कर बैठ गए हैं। कमरे की मगरिबी दीवार में लगी अलमारी में बेशुमार किताबें बड़ी शाइस्तगी से रखी हुई थी। कमरे का फर्श दबीज कालीन से आरास्ता था और दीवारों के साथ साथ गांव तकिए लगे हुए थे। कमरे में नीम तारीकी के बावजूद सियाह लिबास में मलबूस नादिर शाह का पर जलाल चेहरा वाज़े देखा जा सकता था। चेहरे पर हल्की सियाह दाढ़ी और लंबी मूछें, सर पर सजी सियाह पगड़ी जो इसकी लंबी जुल्फों को ढांपे हुए थी। दोनों हाथों की उंगलियों में सजी कीमती अंगूठियां, गिले में झूलती चांदी की चीन जिसमें एक बड़ा सियाह नगीना मुंडा हुआ था। गोरी रंगत और मोटी मोटी रोबदार सुर्ख आंखें, फरबा मगर मजबूत जिस्म इसकी शख्सियत का खासा थे। इसकी शख्सियत इस कदर मुतासिर कुन थी कि सामने मौजूद बंदा खुद ब खुद नजरें झुकाने पर मजबूर हो जाता और जिस्म में कपकपी सी महसूस करने लगता था। दूसरी तरफ जब नादिर शाह की पहली नजर इस हुसैन पीकर पर पड़ी तो एक पल के लिए वो अपनी पलकें तक झपकना भूल गया। इस होशरिबा ने अपने फूलदार दुपट्टे का एक पलो खास अंदाज में अपने सुर्ख होंठों में दबा रखा था कि चेहरे का एक रुख पोशीदा से हो गया था। शायद इसी आध अधूरे नकब का ही असर था कि नादिर शाह जैसे मजबूत असाब के मालिक शख्स का जहन भी उन सुर्ख होंठों के दरमियान भटक कर रह गया। ए बैठ जाओ। नादिर शाह की रोबदार आवाज सुनते ही इसकी टांगें कांपने लगी और इसाब में खौफ के झिगड़ चलने लगे। फिर जैसे तैसे इसने खुद को संभाला और लरजती समातों के साथ इसके सामने बैठ गई। बोलो, क्या कहना चाहती हो? वही रोबदार आवाज एक बार फिर उसकी समातों से टकराई तो वो गर्दन को इधर उधर घुमाकर मानी खेज नजरों के साथ नादिर शाह के साथ बैठे एक शख्स को घूरने लगी। बाहर चले जा। नादिर शाह ने इसकी हिचकिचाहट को समझ लिया था, इसीलिए अपने साथ बैठे चेले को बाहर चले जाने का हुक्म दिया। नादिर शाह का हुक्म सुनते ही फौरन वो चेला उठा और झुकी हुई नजरों के साथ कमरे से बाहर निकल गया। बोलो, क्या परेशानी है? चेले के चले जाने के बाद नादिर शाह ने इसकी हैजान अंगेज सरापा को घोर कर देखा तो शबीना को इसकी नजरें अपने जिस्म के आर पार होती हुई महसूस हुई। पीर साईं, वो मुझे वो जैसे ही बोलने के लिए लब वाह हुए वो नकब खुद ब खुद नीचे को सरक गया। मैं खौफ के मारे इसकी जबान हकला रही थी और वो कोई काबिल फहम जुमला अदा करने से कासिर थी। लो, ये पानी पी लो और फिर आराम से बताओ कि क्या मसला है। नादिर शाह ने पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ाते हुए इसकी खूबसूरत चेहरे पर ललचाहट भरी नजर डाली और फिर इसकी नीलगू आंखों में झांकते हुए बड़ी अपनायत से पानी का गिलास इसकी तरफ बढ़ा दिया। इस सफ्ता पाक कयामत ने पानी का गिलास पकड़ने के लिए हाथ नादिर शाह की तरफ बढ़ाया तो यकाक नादिर शाह की नजरें इसकी खूबसूरत मखरूती उंगलियों पर जिम गई। पानी का गिलास पकड़ते ही इसने घबराकर अपना दुपट्टा सीधा किया और नजर झुकाकर पानी पीने लगी। पानी का गिलास खत्म करके एक तरफ रखते हुए इसने दोबारा नादिर शाह की तरफ देखा तो वो अब भी बैठा इसके हाथ को ही घोर रहा था। फिर दोनों की नजरें मिले तो नादिर शाह ने आंख के इशारे से उसे बोलने का हुक्म दिया और साथ ही सवाल कर बैठा, क्या नाम है तुम्हारा? जी वो पीर साईं, मेरा नाम शबीना है, उसने घबराते हुए जवाब दिया। माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत नाम है तुम्हारा। देखो, तुम्हें हमसे घबराने या हिचकाने की कतई जरूरत नहीं है। हम तो यहाँ बैठे ही मसाइल के हल के लिए हैं, इसलिए जवाब देते वक्त पुरसुकून रहूं ताकि हम आसानी से तुम्हारी बात समझ सके। जी बेहतर साईं सरकार, चलो जल्दी से बताओ कि तुम कहाँ से आई हो और फिर साथ ही अपना मसला भी बयान कर दो ताकि बाहर इंतजार में खड़े दूसरे लोगों को भी अपने मसाइल बयान करने का मौका मिल सके। साईं, मैं साथ वाले गाँव रिझानी से आई हूँ। मेरी शादी को 10 साल गुजर चुके हैं। बहुत से हकीमों और डॉक्टरों को भी दिखाया मगर अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हूँ। मेरे शौहर का काम भी कुछ खास नहीं चलता। हम मियाँ बीवी बहुत तंगदस्ती से गुजारा कर रहे हैं। पहले हमारे हालात कुछ बेहतर थे मगर अब सूरत हाल बिगड़ती ही चली जा रही है। मेरा खावंद भी अब मुझ पर तवज्जो नहीं देता और औलाद न होने की वजह से दिल बर्दाश्ता सा रहता है। मैं बड़ी आस उम्मीद लेकर आपके आस्ताने पर आई हूँ। असल में मेरी एक जानने वाली ने मुझे बताया कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरी परेशानी दूर कर सकते हैं, इसीलिए मैं पहली फुर्सत में चली आई। अगर आप मेरा मसला हल कर दें तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी साईं।
मैं हालात और दुखों की मारी हूँ, मेरे पास तो आपको नजराना देने के लिए भी दुआओं के सिवा कुछ नहीं है। वो रहनसी आवाज में अपना मिसला बताती चली गई। ठीक है, तुम बेफिक्र हो जाओ, पहले हम तुम्हारा हिसाब किताब करके सितारों की चाल ढाल मालूम करेंगे, इसके बाद ही तुम्हारे मसाइल का हल तलाश कर सकेंगे। तुम अपना और अपने शौहर और उसकी माँ का नाम हमारे चेले को लिखवा दो, हम आज रात ही तुम्हारा हिसाब कर लेंगे। क्या तुम कल दोबारा आ सकती हो? अपनी रोबदार नजरें शबीना की छातियों पर जमाते हुए नादिर शाह ने इससे सवाल किया। जी साईं, अब जब कहीं में इजाएगी। जवाब देते वक्त शबीना ने नजरें उठाकर देखा तो उसे समझने में देर न लगी कि नादिर शाह इसकी छातियों पर अपनी आंखें सीख रहा है। मम्मम ठीक है, कल सुबह ही आ जाना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जवाब देते वक्त नादिर शाह ने शबीना की आंखों में झांका तो दोनों की नजरें चार हो गई। चंद लम्हों तक माहौल में एक सुकूत सा छाया रहा और फिर झुंझलाकर शबीना ने नजरें झुका ले। अब मैं चलती हूँ पीर साईं, कल सुबह आऊंगी। ये कहकर शबीना अपनी ओलियां दबीज कालीन पर रखकर सहारा लेते हुए खड़ी हुई तो उसके सीने से दोपट्टा सरक गया। सामने बैठे नादिर शाह की नजर इसके मखमली सीने पर ही जिमी हुई थी। दोपट्टा हटने से जो नजारा इसने देखा, यकायक इसके होठों पर मक्कार मुस्कुराहट फैल गई। शबीना खड़ी होने के बाद वापसी के लिए पलटी तो नादिर शाह आंखों में खुमार लिए इसकी पुश्त को निहारता रहा। चलते वक्त फरबाकुले और हैजान अंगेज पिंडलियां यूं थल थल कर रही थीं कि जैसे किसी खूबसूरत झील की लहरों ने अचानक तुरुत्तम बर्पा कर दिया हो। कमर से नीचे तक आते सियाह लंबे बाल इसकी चाल को मजीद महसूर कुन बना रहे थे। इसकी अदाओं और जिस्म की रानाओहे का सेहर इतना पर असर था कि नादिर शाह जैसा उधेड़ उम्र शख्स भी इस सेहर से मगलूब हुए बिला न रह सका। शबीना कमरे के दरवाजे पर लगा पर्दा अपनी मखरोत उंगलियों से हटाते हुए बाहर निकल गई तो नादिर शाह काफी देर तक इस पर्दे को घूरता रहा। एक अजब से बेचैनी थी जो इसकी धड़कनों को बेरब्त कर रही थी। कवि असाब में एक चक्कर सा चल रहा था और जिस्म पर अनजानी सी कपकपी तारी थी। उफ। नादिर शाह ने एक गहरी सांस भरकर उसे फिजा में खारिज किया तो बेसबब इसके लबों से आवाज बरामद हुई। चंद सायों बाद कमरे का पर्दा एक बार फिर से हटा और नादिर साहिब का चेला अंदर आकर उसके साथ ही बैठ गया। कब्रें खोदना बूढ़े अरशद का जद्दी पुश्ती पेशा था, लेकिन पिछले कुछ अरसे से इसने अपने इस पेशे को दागदार कर दिया था। हुआ कुछ यूं कि चंद साल पहले इसकी चाती बीवी साइमा शदीद बीमार पड़ गई। इसके काम से एक तो पहले ही उनकी गुजर बसर बड़ी मुश्किल से हो रही थी, ऊपर से जब बीवी बीमार हुई तो उसे बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। ये तो पहले ही 2 वक्त की रोटी के लाले पड़े हुए थे, ऊपर से इतनी महंगी दवाइयों और शहर आने जाने का खर्चा भला वो कहाँ से बर्दाश्त करता। चनाचा उसकी बीवी एक तवील मर्ज से लड़ती सिसकती बिलाखिर अपनी जिंदगी की बाजी हार बैठी। इस वक्त इसका इकलौता बेटा कमाल भी नासमझ और कम उम्र था। जब इन हालात से गुजर कर अरशद को खुद अपनी बीवी की कब्र खोदना पड़ी तो जिंदगी में पहली बार किसी की कब्र खोदते हुए इसके हाथ कांपे थे। आखिर जैसे तैसे इसने अपनी बीवी के लाशे को दफना ही दिया। फिर इन्हीं दिनों जब इसने अपने इस मनहूस पेशा को हमेशा के लिए खैरबाद कहने का इरादा किया तो एक दिन शहर से एक बिजनेसमैन इसके पास आया और इसे एक पर असरार और घिनौने काम की तरगीब देते हुए बदले में बहुत बड़ी रकम का लालच दिया। यही नहीं बल्कि उसे इस काम से पहले ही खासी रकम पेशगी के तौर पर भी थमा दी। बस फिर किया था, अरशद ने एक बार फिर प्योरा और खदल संभाल लिया, लेकिन अब की बार वो मार्दे दफनाने के साथ साथ उन्हें दोबारा निकालने काम भी करने लगा। वो रात की पर असरार तारीकी में कब्रें खोद कर मर्दों की हड्डियां निकालता और फिर उन्हें गोश्त पोस्ट से साफ करके जमा कर लेता। हफ्ते में एक बार वो बिजनेसमैन खुद इसके पास आता और एक खासी रकम उसकी झोली में डालकर हड्डियां ले जाता। अरशद ने पहले तो यही सोचकर इस घिनौने काम की इब्तिदा की थी कि कुछ रकम जमा करने के बाद वो ये धंधा छोड़ देगा, लेकिन अब उसे इस काम का ऐसा चस्का पड़ा था कि वो इसे चाहकर भी तर्क न कर सका और फिर रफ्ता रफ्ता इसने अपने बेटे कमाल को भी इस काम में शामिल कर लिया। ये दोनों बाप बेटा नहीं जानते थे कि वो बिजनेसमैन जिसने उन्हें अपना नाम हाशिम बताया था उन हड्डियों का क्या करता है। एक बार अरशद ने यूं ही इससे पूछ लिया था कि वो इन इंसानी हड्डियों का आखिर करता क्या है। अरशद मियाँ तो उन बातों को छोड़ और अपने काम से काम रख। हाशिम ने घूर कर इस कदर करख्त लहजे में उसे जवाब दिया कि दोबारा कभी अरशद इससे कोई सवाल पूछने की हिम्मत न कर सका। शुरू में तो दोनों बाप बेटे खूब माल जमा करके हाशिम के हवाले करते रहे, लेकिन फिर रफ्ता रफ्ता यह माल कुछ नापैद सा होने लगा। जाहिर है रोज रोज तो मुर्दे दफन नहीं होते।
जो मुर्दे पहले से मौजूद थे उन्हें ये बाप बेटा निकाल निकाल कर फरोख्त कर चुके थे और अब वो माल का ज्यादातर इन्हिसार ताज़ा दफन होने वाले मर्दों पर ही होता था। पहले पहल उन लाशों का मांस गोश्त उधेड़ने में उन्हें खासी दिक्कत का सामना करना पड़ता था, लेकिन फिर ये मसला भी इसके समझदार बेटे ने एक दिन हल कर दिया। हुआ कुछ यूं कि एक मर्तबा एक पुरानी कब्र खोदते हुए कमाल को एक खूनखार जानवर का बच्चा मिल गया। इस जानवर का नाम बिज्जू था। चलिए आज आप लोगों से इस जानवर की तफसीली तारुफ भी करा देता हूँ ताकि कहानी को समझने में आसानी रहे। जाव ये एक ममालिया जानवर है जो कि पाकिस्तान, भारत, अफ्रीका, यूरोप, अरब, चीन और अमेरिका के जंगलों, सहराओं, पहाड़ी इलाकों और कब्रिस्तानों में आम पाया जाता है और जमीन के नीचे बिलों में रहता है। पाकिस्तान में बिज्जू की तादाद न होने के बराबर है, लेकिन फिर भी कभी कभार किसी इलाके के कब्रिस्तान या वीरानों के अर्द गिर्द इनकी मौजूदगी की अतलात मौसूल हो जाती हैं। बिज्जू आमतौर पर रात के वक्त ही अपने बिल से बाहर निकलता है। बिज्जू बड़ा सख्त जानवर है। इसके पंजे और दांत इस कदर नोकीले और तेज होते हैं कि मिनटों में कब्र को फाड़कर इसमें सराख कर देता है और एक कब्र से सुरंग निकालकर दूसरी कब्र तक पहुंच जाता है। अक्सर आप लोगों ने सुना होगा कि फलां कब्रिस्तान में मुर्दे खाने वाली बलुआ आई हुई है। दरअसल वो कोई जिन भूत नहीं बल्कि यही जानवर बिज्जू होता है। इसमें कोई शक नहीं कि कब्रिस्तान में सांप और कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन बिज्जू ऐसा जानवर है जो कब्रिस्तान पर राज करता है। बिज्जू कब्रिस्तान में नई मैयतों के इंतजार में पड़ा रहता है और जो ही कोई ताज़ा मैयत दफन की जाती है उनकी सूंघने की हिस्स उन्हें मतला कर देती है कि उनका शिकार पहुंच चुका है। ये मुर्दा खुर जानवर ताज़ा मैयतों को सूंघकर बहुत जल्द उन तक पहुंच जाता और उनका गोश्त बल्कि हड्डियां तक चट कर जाता है। अब आते हैं कहानी की तरफ। न जाने किस तरह कमाल ने इस जानवर को अपने साथ मानूस करके माल हासिल करने के लिए सधा लिया था। अब जैसे ही कोई नई लाश दफन होती, ये दोनों बाप बेटे आधी रात के वक्त कब्र पर पहुंच जाते और बिज्जू भी उनके हमरा अमराइयां लेता हुआ खरामा खरामा चला आता। कमाल का इशारा पाकर बिज्जू बड़ी सफाई से कब्र के अंदर जा घुसता और थोड़ी ही देर बाद मुर्दे की गर्दन अपने मुंह में दबोचकर उसे पूरा का पूरा बाहर निकाल लाता और फिर जल्दी जल्दी हड्डियों पर से सारा गोश्त चट करके नया माल बाप बेटों के हवाले कर देता। अगली किस्त बुध को अपलोड होगी। कमेंट में अपनी राय का इजहार जरूर करें और पोस्ट को शेयर भी जरूर किया करें।